वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम लोग फिर आ गए अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट पे 4 पे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हमारा ये जो वीडियो आया था, 3 वीडियो हम लोगों ने डन कर लिया। इस मंथ का जो शेड्यूल था उसमें 3 वीडियो हम लोगों ने डन कर लिया है। ठीक है, अब आज बात करते हैं मॉडल टेस्ट 4 की, जो आपकी 22 जून है। आज इसको मैं शेड्यूल करने जा रहा, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जो कि आज हमारा शेड्यूल है 22 जून, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ये हर वीडियो में आप देखने को मिल भी रहा होगा, बिल्कुल कनेक्टेड है, कोई इधर उधर नहीं। पूरा एक सीरीज, एक टाइट शेड्यूल के साथ हम बिल्कुल इसको लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रेविटेशनल और फ्लूइड मैकेनिक्स को हम टेस्ट करेंगे, तो जून महीने में इसका मतलब है कि फ्लूइड मैकेनिक्स तक हम चले जाएंगे फिलहाल तो। ठीक है, तो चलो बच्चों, थोड़ा सा एनालिसिस जल्दी से देख लेते हैं। आज के टॉपिक में मैंने कहा था कि नहीं, हर जो भी टॉपिक लूंगा उसका एनालिसिस भी आपको देते चलूंगा। बिल्कुल ज़रूरी भी है कि आपको पता भी होना चाहिए कि वो जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनडीए में बच्चों जो आज का टॉपिक ले रहे हैं वो तकरीबन 80 to 90% हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80 से 90% क्वेश्चन हमको इससे मिलता है। ठीक है, एयरफोर्स में अगर बात करें तो तकरीबन 60 to 70% इसका आता है। एक एनालिसिस से मैंने इसको चीज़ को दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करते हैं तो 40 से 50% आज का टॉपिक मतलब बेनिफिशियल है। अगर बात करते हैं तो एमएनएस, जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे थे, 60 से 8 क्वेश्चन पूछे आते, इसमें कम चांसेज होते हैं, 10 से 20% के चांसेज होते हैं, ज़्यादा इसमें चांसेज नहीं देखने को मिलते हैं। नेवी की अगर बात करते हैं, ठीक है, नेवी में भी एज इक्वल टू एनडीए 80 to 90%, ये एक एनालिसिस से हमको पता चला है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं। बच्चों बिल्कुल फोकस्ड होके अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए मेरे साथ, इसके सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। बिल्कुल, चलिए अपनी पेन को तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल ये बच्चों, और हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो सर्कुलर मोशन का हमने लिया है, व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है। क्या दिया हुआ है? स्थिर चाल। क्या दिया है? स्थिर चाल से पकड़िए, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि कैसा? एक समान वृत्तीय गति। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति में आपने देखा है कि फोर्स जो होता है, अभिकेंद्र बल सेंटर की ओर लगता है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री होता है, जिसके कारण जो वर्क डन आता है एफ एस कॉस, यहाँ पे अगर हम बात करें 90 हो जाता है, तो वर्क डन जो हमारा होता है वो कितना होता है बच्चों? 0। तो अगर हम बात करें व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, स्थिर चाल से अगर चलती है तो इस पर कोई कार्य नहीं करता है, इस पर कोई कार्य नहीं होता है। एक्सेलरेशन होता है, फोर्स भी होता है, ये सारी चीज। कौन सा आंसर सही है? नो वर्क इज डन ऑन इट, कोई वर्क उस पर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक। अब बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिए। एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय वेग v से दुगनी कर दी गई। v से कितनी कर दी गई? अपनी स्पीड को भी हमको जानना है, स्पीड को भी मेंटेन रखना है। बिल्कुल ठीक है, वेलोसिटी दुगनी कर दी, ये देखिए कीवर्ड्स पकड़िए। ठीक है, और कोणीय वेग को आधा कर दिया, कोणीय वेग को आधा कर दिया। ठीक है, इस वेलोसिटी बच्चों डबल कर दिया है और एंगुलर स्पीड को हाफ कर दिया। ये देखिए क्वेश्चन में फिर पूछा है कि व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट हैपन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसका अभिकेंद्र त्वरण पे कितना असर पड़ेगा। तो जो हमारी वेलोसिटी है v से 2v हो गई है, ओमेगा जो है ओमेगा से ओमेगा बाई 2 हो गया है। ठीक, तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक्सेलरेशन हमारा v²/r होता है, अभिकेंद्र जो त्वरण होता है आप जानते ही होंगे। ठीक, चलो बच्चों चलते देखते हैं। तो अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, हमको v और ओमेगा देखना है, यहाँ पे किसी तरीके r हटाना है। ठीक, तो v इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है? r ओमेगा होता है कि नहीं होता है? तो r की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो v बाई ओमेगा हो जाएगा। तो r की जगह अगर हम लोग देखें तो v बाई ओमेगा लिख सकते हैं, v से v कट गया, ओमेगा ऊपर आ गया, तो अभिकेंद्र त्वरण हमारा बन गया v इंटू ओमेगा। वेलोसिटी को दुगना कर दिया और ओमेगा को हाफ कर दिया। ओमेगा क्या कर दिया? हाफ कर दिया, 2 तो देखिए वही चीज मिल गई जो पहले था, तो कोई असर नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रिमेन अनचेंज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस तरीके रिलेशन बेस, ये दुगना ये आधा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
बोला क्या है, एक कण 0.25 मीटर, देखिए जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइटेड कर दिया कीजिए, ये क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी भी देते हैं, ठीक है। चलो, एक कण 0.25 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार में 2 आरपीएस, 2 आरपीएस मतलब समझते हो, 1 सेकंड में एक चक्कर, मतलब 2 सेकंड में, मतलब जैसे एक आरपीएस मतलब होता है रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में एक चक्कर। तो बोला क्या है कि 2 आरपीएस दिया हुआ है, ठीक बच्चों। तो देखिए पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण बताना है मीटर पर सेकंड में, त्वरण बताना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं त्वरण हमारा क्या होता है, v²/r हो जाएगा, ठीक। रेडियन पर सेकंड दिया है तो ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो देखो इसको फॉर्मूला ही ओमेगा के टर्म में कर लो, तो v = r ओमेगा, ये सब आप जानते ही होंगे। फिलहाल r से r कैंसिल हो गया, तो त्वरण हमारा कितना हो गया, r ओमेगा² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। r की वैल्यू दी है बच्चों, देख लीजिए 0.25 दिया है, जिसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ओमेगा निकालेंगे 2 आरपीएस से, तो देखिए बच्चों 1 आरपीएस मतलब होता है 2 पाई रेडियन 1 सेकेंड, ठीक। आरपीएस ये पी है, मतलब क्या, 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब तो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ओमेगा की यूनिट होती है। रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ओमेगा की। तो कितना दिया है, 2 आरपीएस दिया है, तो 1 आरपीएस = 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो 2 आरपीएस = हम दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा भाई। 1 आरपीएस = 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई, ये स्क्वायर हो गया, ठीक। तो ये 1/4 हो गया, 4 जा स्क्वायर कर दो इसको, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक 4, तो कितना बन गया, 4 पाई स्क्वायर। तो हमारा जो त्वरण आया वो कितना है, 4 पाई स्क्वायर, जो कि सी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, 4 पाई स्क्वायर, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है ना, नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक। ये क्वेश्चन को बच्चों समझने में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की, इसलिए मैंने एक तो देख लीजिए यहाँ पे एक तो डायग्राम भी ले लिया कि आपको आसानी हो समझने में। देखिए बोला क्या, अ कार समटाइम ओवरटर्न व्हाइल टेकिंग अ टर्न व्हेन इट ओवरटर्न इट्स, देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, जिस समय कार पलटती है अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उड़ता है, बाहर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उड़ता है, दोनों पहिए एक साथ पृथ्वी से उड़ते हैं, दोनों में से कोई भी पहिया पृथ्वी से उड़ता नहीं है। तो आप देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो कार है ये इधर मुड़ना चाह रही है, ये जो कार है ये इधर मुड़ना चाह रही है, और ये जो कार अगर इधर मुड़ना चाह रही है तो इस वाला टायर देखिए इसको अगर आप देखिए ध्यान से, कार जैसे ही आएगी, देखिए क्या दिख रहा है, ये बाहर का टायर हो जाएगा, ये अंदर का टायर, क्योंकि कार तो इधर टर्न कर रही है, इधर अंदर का टायर हो जाएगा, तो कौन सा टायर उठ रहा है, अंदर वाला, तो इनर व्हील लीव द ग्राउंड फर्स्ट, दिख गया ना डायग्राम से। चलो आगे चलते हैं। व्हेन मिल्क इज स्टर्ड क्रीम इज सेपरेटेड, आप देखे होगे मम्मी जब मथनी से, देखा होगा कभी मथानी जब चलाती हैं, दूध मक्खन निकालते समय देखा होगा, तो आप देखेंगे क्या दिखता है, जब मथानी को ऐसे चलाते हैं तो जो भगोने की दीवार होती है, बाउंड्री होती है, उसमें जो फैट होता है वो जाके जमा हो जाता है, फैट जो होता है वो जाके जमा हो जाता है। फैट को अगर आप देखिए तो फैट को कोई फोर्स नहीं ढकेलता है, दिखता नहीं है, वो अपकेंद्र बल जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो कि एक जाली फोर्स होता है, जो कि दिखता ही नहीं है मगर लगता तो है। जैसे आप झूला पे झूलो, झूला तेज झूलने लगे, आप झूला तेज झूलने लगा, आप फेंका गए, अब फेंका के पीछे देखे कोई फोर्स था क्या, नहीं, मगर ऐसा फोर्स जो लगता है मगर दिखाई नहीं देता है, वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अपकेंद्र बल। किसके कारण होता है, अपकेंद्र बल। तो अगर हम देखें क्रीम किसके वजह से निकलता है बच्चों, तो सेंट्रीफ्यूगल। अगर सेंट्रीपिटल होता तो सेंटर की ओर आना चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल होगा तो फेंका जाना, मतलब बाहर की ओर जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। The radius of moving body in circular motion is made twice without changing the value of speed, ठीक है, रेडियस को दुगना कर दिया, रेडियस को दुगना कर दिया, वृत्तीय गति करते समय पिंड की चाल का मान बदले बिना, चाल को नहीं बदला है, चाल को नहीं बदला है, रेडियस को दुगना कर दिया, रेडियस को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो अभिकेंद्र बल पे क्या असर पड़ेगा, तो अभिकेंद्र बल पे क्या असर पड़ेगा। चलो बच्चों देखो जल्दी से, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mv² बाई आर। तो चलिए F डैश
तो देखिए चाल को बदला नहीं है, रेडियस को कितना कर दिया देख लो, रेडियस को ट्वाइस कर दिया है, 2r कर दिया है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कट गया, r से r कट गया, तो f अपॉन एफ डैश अगर हम निकालेंगे तो ये 2 अगर ध्यान से देखें बच्चों तो ऊपर आ जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2/1, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f/2 हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f/2। तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगी। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। ये हमने एज इट इज उठा लिया, ये एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा गया, तो हाफ आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नोट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हिंदी भी इधर लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, ध्यान से देखिए। किसी मोड़ पर कोई साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की ओर झुका लेता है। कभी हम देखें साइकिल चलते हैं तो ऐसे झुका लेते हैं, कभी देखा होगा। अ साइक्लिस्ट लीन्स बेंड हिमसेल्फ अराउंड द टर्निंग बिकॉज, वो किस लिए झुकते हो, कभी देखा है। जब भी आप साइकिलिंग रेस देखो क्यों झुकते हो भाई, क्यों झुकना होता है, क्योंकि आप गिरो ना, ठीक है, क्योंकि आप गिरो ना। वो किसके कारण होता है, ध्यान से देखिएगा। जब हम बेंट होते हैं ना बच्चों, साइकिल सीधी चल रही, हम ऐसे बैठे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे लगती, बिल्कुल बैलेंस्ड करती है। जैसे ही हम झुकते हैं, जैसे ही साइकिल बेंट होती तो हम अपने आप को झुकाते इसीलिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें क्या करे, बैलेंस के सपोर्ट करे, जिसकी वजह से हम गिरे ना। तो देखिए फालतू का जो भी ऑप्शन है उसको समझ लीजिए। आदमी साइकिल की चाल समान रहे, ये कोई मतलब नहीं है। वह साइकिल के पहियों पर दबाव डालना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। वक्राकार पथ तेजी से पार करने के लिए झुक जाता है, ये गलत है। आधार से भीतर की ओर गुरुत्व केंद्र को बनाए रखने के लिए झुक जाता है, जिससे वह गिरने से बच जाए। इसका कोई साइंटिफिक एक रीजन है कि हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, मतलब एक तरीके से बात किया जाए, क्या लिखा हुआ, आधार से भीतर की ओर गुरुत्व केंद्र को बनाए रखने के लिए वह झुक जाता है, जिससे वह गिरने से बच सके। तो साइकिल में हम झुकते क्यों हैं या बाइक में हम झुकते हैं क्यों हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम बनाए रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड। पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ डिक्रीजिंग स्पीड। मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, अगर हम इसमें कांस्टेंट रफ्तार से चल रहे तो ऐसे गोल 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 घूमेंगे भाई। अगर हम एक फिक्स, जैसे मौत का कुआं होता है, उसमें आप देखोगे बाइक सवार ऐसे पकड़ा है, ऐसे बिल्कुल एक्सीलरेटर लिया तो वो उसी जगह पे गोल 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 घूम रहा है। और वो अपनी स्पीड को अगर धीरे करे, देखो कभी देखा होगा नोट ऊपर से दिखाते हैं तो क्या करता है, एक्सीलरेटर इसे लेता है तो बाइक ऊपर चली जाती है। और कभी आपने देखा उसको नीचे उतरना तो अपनी स्पीड को धीरे करता है। तो देखो एक सर्कुलर ऐसे तिरछा होता है ना, ऐसा देखा होगा, तिरछा ऐसा होता है, सर्कुलर पाथ में इसे चल रहा होता है। जब अपने रफ्तार को कम करता है तो आप देखो वो ऐसे उसका जो सर्कल होता है वो छोटा होता चला जाता है, तो वो सर्पिलाकार आकार ले लेता है, ठीक। तो वो कैसा आकार ले लेता है, स्पाइरल पाथ ले लेता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों, सी आंसर। तो हम अपनी रफ्तार को धीरा करते हैं तो कैसा आकार ले लेते हैं, कण घटती हुई त्रिज्या के साथ सर्पिलाकार मार्ग में गति करता है। तो ऐसे घूमते घूमते पूरा स्प्रिंग नुमा ऐसा बनता है। क्लियर। चलो मैं आपको विजुअलाइज भी करा देता हूँ ना, कहाँ देखो। अच्छा, फॉर अ पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, असमान त्वरित वृत्तीय गति में किस कण के लिए, किसी कण के लिए, ठीक। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म में चाल तुम्हारी नियत नहीं रहेगी, वेलोसिटी तो वैसे वो नियत नहीं रहती है। अब देखो वेलोसिटी इज रेडियल, एक्सेलरेशन इज ट्रांसवर्स, वेग त्रिज्यीय है तथा त्वरण केवल अनुप्रस्थ। मतलब हम बात करें, देखो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो आप इसमें पहले सारी चीजें समझ लो, बाकी ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। देखो जब भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होता है, ऐसा होता है कि नहीं। और आप हमेशा अगर ध्यान से देखो तो ऐसे सीधे चलते जाते हो जिससे वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी इज रेडियल, वेलोसिटी रेडियल नहीं होगा, कैंसिल आउट। वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली। वेलोसिटी तो ट्रांसफर मतलब टेंजेंट तो होगी ही होगी, एक्सेलरेशन रेडियल, एक्सेलरेशन रेडियल तो होगा। यहाँ पे दो तरीके के एक्सेलरेशन लग रहे हैं ना, तो ये वाला तो होगा मगर इसकी तो बात ही नहीं किया है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला, वेलोसिटी इज रेडियल, वेग त्रिज्यीय है, एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो रेडियल भी है और
ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी है। वेलोसिटी रेड, अच्छा हाँ यार ये वेलोसिटी रेडियल की बात कर रहा है, फिर गलत, फिर से देखो। चौथा, वेलोसिटी ट्रांसफर मतलब वेलोसिटी ट्रांसफर टेंजेंट की तरफ है, एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। सी आप अगर आप देखो तो वेलोसिटी बिल्कुल ऐसे है और एक्सेलरेशन दोनों तरीके का है, बोथ होगा रेडियल एंड ट्रांसवर्स। तो कौन सा आंसर? चौथा आंसर सही है। वेग अनुप्रस्थ है तथा त्वरण के त्रिज्यीय व अनुप्रस्थ घटक दोनों, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टू कार्स of mass m1 and m2 are moving with the circle of radius r1 and r2। द्रव्यमान m1 and m2 की दो कार क्रमशः r1 and r2 के वृत्ताकार गतिशील है, ठीक है। दो कार बनाओ, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है, ठीक, ये दिया हुआ है। यहाँ m1 कार चल रही है, यहाँ पे m2 कार चल रही है, ये देख लो, ये दोनों गोल गोल कार है, ये दिख रही है, बोला ठीक। इतना चीज हम बना लिए क्वेश्चन। देयर स्पीड, ऐसे चल रहे हैं, वो ऐसे चल रहे हैं, इनकी चाल इस प्रकार है कि वो एक समय में पूरा चक्कर पूरा करते हैं। मतलब क्या, ये जितना देखो ऐसे ये चल रहे, मतलब दोनों जो है, ये बड़ा रेडियस है, ये छोटा रेडियस, मगर ऐसा चल रहे हैं कि ये दोनों एक समान बिल्कुल ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल ऐसा। तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक घूमने में t समय लगा और इसको भी यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना समय लगा? t समय। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको बताना है। क्या बताना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो चलिए क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है। तो देखिए ये भी एक चक्कर लगाए तो 2 पाई एंगल चला, तो समय भी कितना लिया? t लिया, तो ओमेगा इसके लिए मान लो ये हो गया, इसने भी 2 पाई ही घूमा, समय t लिया, तो ओमेगा दोनों के लिए कांस्टेंट है, ओमेगा दोनों के लिए कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए आया? r। तो अगर मैं a1/a2 की अगर बात करता हूँ, a1/a2 की अगर बात करता हूँ, रबर ठीक, तो वो कितना आ जाएगा? r1/r2। दोनों के लिए एंगुलर स्पीड सेम हो, क्योंकि दोनों ने टाइम टेक लिया है और दोनों ने 2 पाई रेडियल ही कवर किया। समझ गए कि नहीं? देखो दोनों ने, ये भी घूमा 2 पाई, समय कितना लिया? t क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये भी घूमा 2 पाई, समय कितना लिया? t क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के, तो a1/a2 r1/r2, जो कि सी आंसर हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रॉपर्टी हमें पता हो, एक समान वृत्तीय गति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करते हैं, ध्यान से पढ़ना। सत्य नहीं है। कण की चाल सदैव नियत रहती है, सही बात है, ये सही है, मगर क्वेश्चन के लिए तो गलत है ना। त्वरण सदैव केंद्र की ओर निर्देशित होता है, हाँ ये सही है, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये गलत है ना। कोणीय चाल सदैव नियत रहती है, कोणीय चाल सदैव नियत, ओमेगा तो हमेशा नियत रहता है, ये सही तो है, मगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असत्य ढूंढना है। वेग सदैव नियत रहता है, वेग कहाँ सदैव नियत रहता है? वेग तो दिशा के कारण ऐसे क्या है, वेग कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वेग हमेशा क्या होता जाता है बच्चों? परिवर्तित होता है अपने दिशा के कारण। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, मगर इसमें दिया रिमेन कांस्टेंट। समझ गए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं, ध्यान से पढ़ लो। नियत कोणीय वेग से वृत्ताकार मार्ग में गति करते समय किसी कण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन असत्य है? ठीक, कौन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल? फॉल द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट। फॉल्स ढूंढना है, वेलोसिटी तो हमेशा बच्चों टेंजेंट ही रहती है, सही है, मगर इसके अकॉर्डिंग तो गलत है ना, हमें फॉल्स ढूंढना है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट। एंगुलर स्पीड जब सेम होती है तो कौन सा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। कौन सा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति होती है। तो एक समान वृत्तीय गति में हम बात करते हैं वेलोसिटी टेंजेंट होती है, मगर इसके अकॉर्डिंग तो हमको तो फॉल्स ढूंढना है, तो ये तो गलत हो गया। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट। हाँ बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंट एक्सेलरेशन का होता है, रेडियल होता है, त्रिज्यीय होता है,
तो यही वाला गलत दिया, ये क्या हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर, ये तो सही है, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको फॉल्स ढूंढना है। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ये भी सही है, मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गलत है, हमको फॉल्स ढूंढना है। तो फॉल्स कौन सा है? बी आंसर क्या है? फॉल्स है। मजा आ गई? स्पीड भी होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, ठीक, जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है? तो जड़त्व आघूर्ण याद रखिएगा बच्चों। बात करते हैं मास ऑफ द आई इज इक्वल टू क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। तो मास पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड बॉडी, ये जो r होता है ये क्या है? बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की डिस्टेंस है। तो इसका मतलब इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। कौन सा आंसर? चौथा आंसर हमारा क्या है? सही है। ये वाला आंसर बिल्कुल क्या है हमारा? सही। बोथ ए एंड बी। एंगुलर वेलोसिटी होता ही नहीं है तो डिपेंड ही नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। पिंड की घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर ऐसे बनता है ना, जल्दी से r स्क्वायर कितना हो जाता है? i बाई m हो जाता है। तो r की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाती है? i बाई m हो जाती है। रेडियस ऑफ जायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड भी कर रहा है और m पे भी डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा आंसर सुनना है। देखो मास एंड साइज ऑफ द बॉडी, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो सबसे ज़्यादा जो सही आंसर होगा ना वो ये होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। बच्चों देखो सॉलिड स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर होता है, दोनों का तो मास m होता है, मगर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 होता है, एक का होता है तो 2/3 होता है। मास तो दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि हॉलो स्फीयर में केंद्र से दूर मास होता है कि नहीं, और सॉलिड स्फीयर में केंद्र से शुरू हो जाता है मास। तो याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ना कि मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी आंसर क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। बोला क्या है? 3 कण जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m है, ठीक, l सेंटीमीटर की भुजा दी हुई, ये सारी चीज दी हुई है। आपको अंत में देख लो क्या निकालना है? जड़त्व तो आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? जड़त्व तो आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमेशा याद रखिएगा बच्चों क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, हमेशा अक्ष से द्रव्यमान की लंबवत दूरी ली जाती है। ये सब कीवर्ड्स है, अक्ष से जो दूरी ली जाती है वो लंबवत होती है। तो देखो ये वाला मास तो सेंटर पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि r तो कुछ बना ही नहीं ना। इसके अबाउट निकालना है हमें, ठीक। अब ये l दूरी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कि कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो ये अक्ष से कितनी दूर पे? l/2 डिस्टेंस पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml/2 का होल स्क्वायर। बोलो सही है कि नहीं? इसका तो 0 हो जाए क्योंकि वो तो अक्ष पे ही है। तो हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 4 प्लस ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 ml स्क्वायर। कोई दिक्कत? सी आंसर देखिए आपको दिख रहा है। याद रखना लंबवत दूरी ली जाती है, इसमें गलती मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या बताता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। ये बच्चों आपका एनडीए में पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा था ये, ठीक। अल्फा की अगर हम बात करते हैं वैल्यू अल्फा की, अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं? अगर ध्यान से देखिए तो a/r बोल सकते हैं कि नहीं? r से r कट गया तो इसको हम ma इंटू r लिख सकते हैं कि नहीं? a इज इक्वल टू r अल्फा होता है कि नहीं होता है? तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? a/r हो गई, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ध्यान से देखिए तो क्या होती है? टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क। समझ गए? जिसको हम बल आघूर्ण भी कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा पूछा जाता है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ध्यान से बिल्कुल नोट करिए और उसको कलेक्शन में बिल्कुल बनाइए, और वही सब क्वेश्चनों को आप, इसी टाइप के क्वेश्चन को आप लगाइए, पक्का सेलेक्ट होगे बच्चों। ये फेथ करके आप शुरू कर दो तैयारी, पक्का सेलेक्ट होगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्ड 100 किलोवाट पावर। कितना दिया है? एक मोटर गाड़ी का इंजन 100 किलोवाट की शक्ति, जो चीज दिया उसको लिखो ना। 100 किलो 1000, ये हो गया, कितना हो गया?
हो गया, 5 जीरो हो गया। फिर दिया है क्या, रोटेटिंग स्पीड 1800 आरपीएम। तो देखो 1 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट की अगर हम बात करते हैं, एक चक्कर 1 मिनट की बात करते हैं, 2 पाई, एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकंड होता है, क्योंकि हमको रेडियन पर सेकंड चाहिए, ओमेगा चाहिए, 2 से 60 कटा, पाई बाई कितना हुआ 30 रेडियन पर सेकंड हुआ। तो देखो 1 आरपीएम पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, तो हमें 1800 आरपीएम दिया है। तो हम यहाँ पे 1800 क्या करें बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें, पाई अपॉन कितना हो गया 30 हो गया, 0 से 0, 3 छंग 18, ये 60 इंटू पाई हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 60 पाई आ गई, और पावर हमें दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द टॉर्क, व्हाट इज द टॉर्क। तो देखिए बच्चों ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है जब हम रेखीय गति पढ़ते हैं, होता है कि नहीं। और इसी तरह के जब रोटेशन पढ़ते हैं तो पावर इज इक्वल टू फोर्स की जगह टॉर्क और वेलोसिटी की जगह ओमेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन ओमेगा। पावर तुम्हारा दिया है 5 जीरो, और ओमेगा कितना दिया है 60 इंटू पाई दिया है। बच्चों जरा इसको कैलकुलेट करिएगा जरा, तो इसको मैं तो कैलकुलेट किया हूँ, मुझे तो पता भी है, लगभग 530 आएगा। सी आंसर इसका क्या है, करेक्ट है। इसका सी आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, साइक्लिस्ट राइडर डज नॉट फॉल एट द टाइम ऑफ राइडिंग ड्यू टू। एक साइकिल सवार साइकिल चलाते समय किसके कारण नहीं गिरता है, किसके कारण नहीं गिरता है। तो वो अपने याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत मर्तबा पूछा जा चुका है, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण, ठीक है, किसके कारण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कारण। नेक्स्ट आइए, लेथ मशीन इज प्रोवाइडेड विथ फ्लाई व्हील बिकॉज ऑफ। एक लेथ मशीन गति पालक से युक्त होती है। देखा होगा खरास वाली जो मशीन होती है, ठीक है, खरास वाली मशीन से गोल गोल घूमती रहती है, जो अक्ष होता है वो ऐसे फिक्स होता है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। तो जब अक्ष फिक्स होता है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल आंसर इसका सही है। देखो जैसे पृथ्वी है, जैसे सूरज है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती रहती है, तो जो सन है उसका एक्सिस फिक्स है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। उसी तरीके का कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी एक्सिस फिक्स है, तो उसका जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं आगे, अगला 20 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है, संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। फिर से, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ठीक। तो ये तो सही है, मगर हमको नॉट करेक्ट ढूंढना है, ठीक। आगे, द रेट ऑफ चेंज, मतलब अगला कोणीय संवेग के परिवर्तन को, कोणीय संवेग के परिवर्तन को, मतलब एक तरीके से हम बात करते हैं किसका, कोणीय संवेग, ये dl अपॉन कहा गया, कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर मतलब dt, ठीक। जैसे देखो dp अपॉन dt होता था, इसको आप फोर्स बोलते हो, तो dl अपॉन dt क्या होता है, टॉर्क होगा, बल आघूर्ण होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यही क्या है बच्चों, गलत। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है, ठीक। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड, देखो ये सही है ना बिल्कुल, मगर इसके अकॉर्डिंग तो फॉल्स हुआ। कौन सा आंसर, बी आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम बच्चों अगर हम बात करते हैं, सुनिए देखो ध्यान से, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करते हैं तो वो आई ओमेगा होता है। तो जिधर ओमेगा का डायरेक्शन वही एल का डायरेक्शन। तो अलोंग द, देखो ओमेगा का डायरेक्शन हमेशा होता है, जैसे ये गोल गोल ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो ऐसे करो, जिधर अंगूठा खुले वही एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, कोणीय वेग का डायरेक्शन ऐसे लंबवत होता है। तो जैसे मान लो ये तल है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो लंबवत होगा कि नहीं होगा, तल के क्या है, लंबवत है, कहीं दे रहा है परपेंडिकुलर टू ऑर्बिटिंग प्लेन। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी ओमेगा का डायरेक्शन में होगा, तल के हमेशा किधर, लंबवत होगा, ठीक है बच्चों। ये सब छोटी छोटी चीजें, कंसेप्ट अगर हो तो इसको करने में बहुत समय नहीं लगते हैं। अब बोला 3 ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड स्फीयर, फिर दिया है, फिर क्या दिया है, थिन सर्कुलर
हिंदी में पढ़ लेते, तीन पिंड एक ठोस गोला है। ये क्या है? ठोस गोला। एक चकती है, सर्कुलर डिस्क है, ये डिस्क थोड़ा सा गलती है, ये क्या है? डिस्क है। फिर ठीक है, और उसके बाद एक छल्ला है। देखो ध्यान से देखो, एक सॉलिड स्फीयर है, ऐसा गोल गोल सॉलिड स्फीयर बना लो। दूसरा क्या है बच्चों? चकती। चकती मतलब डिस्क ऐसे सी। रिंग है, रिंग भी कुछ ऐसे ही दिखती है। डिस्क अगर हम बात करते हैं हाफ mr², और रिंग कितना होता है? mr², और अगर हम सॉलिड स्फीयर बात करते हैं 2/5 mr² हो जाता है। ठीक, तो अब देखो पूछा क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट वुड सेटिस्फाई। देखो हिंदी में पढ़ लो, थोड़ा सा सरल हो जाता है। क्वेश्चन इतना दिया है कि द्रव्यमान और त्रिज्या समान है, मास और रेडियस क्या है? समान है, सभी एक ही कोणीय वेग से चल रहे हैं, ये भी समान है, उन्हें विरामावस्था में आने के लिए किया गया कार्य। तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, बोलो होता है ना, जैसे हाफ mv² होता है, रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को ही तो वर्क कहते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी को ही वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वर्क बोल सकते हैं कि नहीं? तो वर्क इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो नियत बोला है क्वेश्चन में, तो जो वर्क है वो इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। तो जिसका इनर्शिया बड़ा होगा उसका वर्क भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया बड़ा किसका है? किसका है? रिंग का है। फिर किसका? डिस्क का। फिर किसका? सॉलिड। तो सबसे पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए हो जाएगा। कौन सा आंसर सही? ए आंसर क्या है? सही है। समझ गए ना? देखो छोटा सा रिलेशन, इतना बड़ा, एनडीए को बहुत पसंद है इतना बड़ा बड़ा लिखना। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क ऑफ मास m रेडियस आर रोल डाउन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। पूछा क्या है? कोणीय संवेग। तो बच्चों देखो, जो कोणीय संवेग होता है वो हमारा आई ओमेगा होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक, तो अगर हमको आई पता चल जाए, देखो कौन सी बॉडी है ये? डिस्क है। तो देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है हाफ mr², मगर ये किसके अबाउट घूम रही है? इसके अबाउट घूम रही है। तो अगर देखो तो इसके अबाउट घूम रही, तो हमको इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये बीच की जो दूरी है ये कितनी? r है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? समांतर, अगर आप बात करो समांतर अक्ष प्रमेय जो होता है वो क्या हो जाएगा? कौन है? डिस्क है, तो हाफ mr² प्लस मास और बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी होती है इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो गया? 3/2 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 3/2 mr² हो गया। ठीक, इनटू क्या लगा हुआ है? ओमेगा। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया, जो कि कौन सा आंसर? सी है। देखो एंगुलर मोमेंटम जिसके अबाउट, जैसे इसके अबाउट तो हाफ mr² पता होता है ना, मगर ये घूम किसके अबाउट रहा है? ध्यान से देखो तो घूम यहाँ के अबाउट रहा है, नहीं इसके अबाउट। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए होगा। तो देखो इसके अबाउट 1/2 mr², तो इसके अबाउट कितना हो गया? 3/2 mr²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। द सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, सेम मास, सेम मेड, मतलब सब कुछ सेम है। इंक्लाइंड प्लेन रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है, बहुत बार एनडीए में पूछा जा चुका है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है। एक ठोस गोला और एक खोखला गोला जिनकी त्रिज्याएं द्रव्यमान समान है को एक नत तल पर लुढ़काया जाता है, सबसे पहले कौन नीचे आएगा? तो देखो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई होती है बच्चों, ये एक रिलेशन बनता है, ये डेरिवेशन से आता है। सबसे जल्दी नीचे कौन आएगा? जो सबसे तेज चलेगा। सबसे जल्दी कौन नीचे आएगा? जो सबसे तेज चलेगा। तो जिसका इनर्शिया कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी पहुंचेगा। तो इनर्शिया कम किसका होगा? सॉलिड स्फीयर का। तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? ठोस गोला पहुंचेगा। ठीक है, ये रिलेशन लिख लेना। ठीक, चलो आगे चलते हैं। A sphere rolls down on an inclined plane, ठीक, इंक्लिनेशन थीटा एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों ये भी डेरिवेशन से एक रिलेशन आता है, g sin थीटा अपॉन I/mr²। ये भी डेरिवेशन से आता है। देखो g sin थीटा, इंक्लिनेशन तो कुछ दिया ही नहीं है, g को आप g में ही आंसर है, तो g में ही आंसर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब चलो I की वैल्यू कितनी है? कौन सा मटेरियल है? सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr² और नीचे कितना? mr²। mr² कट गया
तो अगर देखो 5 + 2 7 हो जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/7 g sin थीटा। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। कोई विकल्प दिख रहा है? ए आंसर क्या है? करेक्ट है। तो ये बच्चों हमने 25 के 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। ठीक, कुछ बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत से क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्ट भी सॉल्व हुआ। तकरीबन आधे घंटे में मैंने इस चीज़ को कवर भी किया, इस चीज़ को बताने के लिए कि हाँ बच्चों, जब क्वेश्चन आप करिए तो आपका स्पीड भी बड़ा मैटर करता है। ठीक है, और अगर आपको अच्छे कंसेप्ट और सारी चीज़ें जानना है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि हाँ चीज़ें कैसे करना है, और भी अच्छा अगर आप बता सकते हैं कि और भी अच्छा हम उस चीज़ को सुधार भी सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले मंगलवार को, थोड़ा इंतज़ार करिए। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें देख लीजिए। बच्चों मज़ा आया ना? मिलते हैं अगले मंगलवार को। 29 जून हमारी ड्यू डेट होगी, बिल्कुल प्रॉमिस के साथ। अच्छा पाना है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू। और एक चीज़, अगला जो शेड्यूल है ग्रेविटेशनल और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ मिलेंगे। किसके साथ मिलेंगे? ग्रेविटेशनल और। इसको पढ़ के आइएगा तो इसलिए आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। जो फॉर्मूले हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसको डिराइव तो नहीं कर सकते ना यहाँ पे, उसके लिए तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, थोड़ा पढ़ के आइएगा तो थोड़ा मज़ा भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, थैंक यू। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।